साथियों नमस्कार, मैं अरविंद कुमार शिक्षा दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित सभी एग्जामों की तैयारी करने जा रहे हैं। जहां पर आपको शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं सीटेट की। सीटेट में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के प्राइमरी स्टेज के लिए होता है, दूसरा हमारा होता है 6 to 8 यानी कि जूनियर के लिए। तो प्राइमरी में जो आपका पूछा जाता है उसका पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, जो 30 नंबर की पूछी जाती है। 30 क्वेश्चन होते हैं। फिर भाषा फर्स्ट आती है, तो इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाते हैं। उसमें से 15 क्वेश्चन आपके शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागॉजी के होते हैं। फिर भाषा सेकंड आती है, इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर के होते हैं। इसमें 15 नंबर के आपके कंटेंट से और 15 नंबर आपके शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागॉजी से संबंधित होते हैं। फिर आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में भी कंटेंट आपका 30 का पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन वही 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 15 नंबर आपके शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागॉजी से संबंधित होते हैं। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका एनवायरनमेंट। इसमें भी 15 नंबर आपके कंटेंट से होंगे और 15 नंबर आपके पेडागॉजी से संबंधित होंगे। ये आपका प्राइमरी का हो गया। इसके लिए जो एलिजिबल हैं बच्चे, तो बीटीसी और बीएलएड वाले एलिजिबल हैं, ये दे सकते हैं। बीएड वाले फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब बात करते हैं 6 to 8 तक की। 6 to 8 में यानी कि बीएड वाले एलिजिबल हैं और बीटीसी वाले एलिजिबल हैं। क्लियर हो गया। सेम आपका वही सब्जेक्ट रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट में, जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बस लेवल बढ़ा दिया जाता है। जो पेडागॉजी पूछी जाती है, जो मनोविज्ञान पूछा जाता है, वो आपके 6 से 8 क्लास तक के जो बच्चों का मनोविज्ञान क्या रहता है उससे संबंधित, यानी कि लेवल बढ़ा दिया जाता है। क्लियर हो गया। फिर दूसरा आता है हमारी भाषा फर्स्ट। इसमें भी वही 30 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के होंगे यानी कि शिक्षा शास्त्र के, और 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से होंगे। क्लियर हो गया। लैंग्वेज सेकंड, इसमें भी वही 15 मार्क्स के होंगे यानी कि 15 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र के। ठीक है, टोटल आपके 30 होंगे। फिर मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये पेपर सेकंड में ये 60 नंबर का टोटल पूछा जाता है, जिसमें 20 नंबर होते हैं वो आपके शिक्षा शास्त्र के होंगे। क्लियर हो गया। 40 नंबर आपके होंगे कंटेंट के होंगे, जिसमें 20 नंबर आपके साइंस से क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर आपके मैथमेटिक्स के होंगे। टोटल मिलाकर के यानी कि 40 नंबर और 20 आपकी पेडागॉजी, टोटल मिलाकर के हो गए आपके 60 क्वेश्चन, जो साइंस वर्ग के लिए हैं। क्लियर हो गया। फिर आते हैं, बात करते हैं सोशल साइंस में। ये भी 60 क्वेश्चन हैं, तो इसमें भी 20 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी और 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट से हो जाएंगे। क्लियर हो गया। कंटेंट जो आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, इसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। तो शिक्षा शास्त्र हमारा लगभग सीटेट में कुल मिलाकर के फर्स्ट पेपर में 75 मार्क्स, अप्रॉक्स 75 मार्क्स का यानी कि 75 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें भी आपके 30 यानी कि इसमें भी लगभग आपका 75 नंबर का इसमें भी पूछा जाता है। क्लियर हो गया। तो हम अब बात करेंगे कि शिक्षा शास्त्र में सबसे पहले जब हम किसी चीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं या किसी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसके शाब्दिक अर्थ की। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि वो है क्या एक्चुअल में। उस शब्द को सही से कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं उसके नाम से ही, कि वो क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो हम एक परिभाषा पढ़ना चाहेंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, जो गांधी जी ने दी है।
कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो ये परिभाषा आपकी गांधी जी ने दी है शिक्षा की, और कहा है कि किसी नागरिक की, किसी राष्ट्र की उन्नति उस राष्ट्र के सभी नागरिकों को मिलने सर्वोत्तम तथा एक समान अवसर पर निर्भर करती है। क्लियर हो गया? यानी कि किसी राष्ट्र की उन्नति किस पर निर्भर करेगी? उसको जो अवसर मिल रहे हैं, और अवसर सबको किस प्रकार मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए। क्लियर? फिर बात करते हैं कि मानव के अपनी मानसिक क्षमता, चिंतनशीलता तथा सृजनात्मकता के आधार पर न केवल ब्रह्मांड की परिधि को लांघा है, अपितु अधिक आनंददायी जीवन व्यतीत करने की दशा में अग्रसर हुआ है। यानी कि शिक्षा से हम लोगों ने एक परिधि के लिए ही नहीं लांघा है, अपितु पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ों हैं साइंस से संबंधित हैं, जो कह सकते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा होने के बाद ही हम मानवीय योग्यताओं का अध्ययन कर पाएंगे और मानवीय योग्यताओं को जान पाएंगे, और सरलतम और सुव्यवस्थित तथा प्रभावशाली विद्या के रूप में हमने इसको जाना है कि शिक्षा एक बहुत ही प्रभावशाली विद्या है। शिक्षा के बगैर हमारा जीवन निरर्थक है। और एक यहाँ पर लिखा है कि विकास के इस आधुनिक युग में शिक्षा को राष्ट्र की बौद्धिक संपदा की आधारशिला के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विज्ञान हुआ और हमारे जन्मजात जो शक्तियाँ लेकर के हम पैदा हुए, उनको उभारने की बात हम शिक्षा के बगैर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं शिक्षा का अर्थ। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि बोला कि सबसे पहले हम उसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। तो बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा हमारा संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसमें आप प्रत्यय जुड़ने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। अब बात करते हैं इसकी आंग्ल भाषा में बोलें तो यानी कि लैटिन भाषा में, इंग्लिश भाषा में हम बात करेंगे तो एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसको ई और ड्यूके से मिलकर के एजुकेटम बना है। तो ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना, अर्थात अंदर से आगे की ओर बढ़ना। यानी कि अब अंदर से क्या आगे बढ़ेगा? जो बच्चे की आंतरिक जन्मजात शक्तियां हैं उनको बाहर की ओर कैसे प्रकट करेगा व्यवहारिक तरीके से, ये हमारी शिक्षा में सिखाया जाता है। अब जान लेते हैं कि शिक्षा का दार्शनिक अर्थ क्या है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा दी है, शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। कह सकते हैं कि हमारी जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको व्यवहारिक तरीके से या समाज के जो तत्व हैं उनसे हम समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं एजुकेशन से। अब इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ जान लेते हैं शिक्षा का। तो पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रॉवेल ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। इन्होंने ही वही बात कही है कि जो हमारी अंतर्निहित शक्तियां हैं हमारे अंदर विकसित हुई हैं, उनको हम बाहर के समाज से कैसे जोड़ें, उनको व्यवहार में कैसे लाएं, इन चीज़ों को हम सीखते हैं शिक्षा के द्वारा। बात करते हैं समाज स्तरीय पर, हमारा समाज शास्त्रीय स्तर पर शिक्षा का क्या अर्थ है। तो हम इसमें कई पॉइंटों से हम जान सकते हैं कि शिक्षा हमारी समाज शास्त्रीय अर्थ के रूप में कैसे जानी जाती है।
तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम कहेंगे स्व उद्देश्य समायोजन प्रक्रिया है, यानी कि इसके जो उद्देश्य हैं, स्व उद्देश्य हैं, उनको कैसे हम समायोजन करते हैं, ये हमारी शिक्षा सिखाती है। और दूसरा कहा है कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया, की शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसे है? सबसे पहला हमारा शिक्षक हो गया, दूसरा ध्रुव हमारा शिक्षार्थी हो गया। फिर कहा है कि त्रिध्रुवीय है, तो इसकी भी हम बात आगे करेंगे। तीन ध्रुवीय कैसे बोला है कि शिक्षक हो गया, दूसरा हमारा पहला हमारा शिक्षक हो गया और दूसरा हमारा शिक्षार्थी हो गया और तीसरा पॉइंट हमारा पाठ्यक्रम हो गया। फिर कहा है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हाँ बिल्कुल, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जब से हम लोग जन्म यानी कि बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, गति रुक नहीं जाती है, तब तक हम निरंतर सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। गतिशील प्रक्रिया बिल्कुल गतिशील है, ये एक तरीके से डायनेमिक है, ये परिवर्तन होता रहता है और ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया चलती रहती है। बात करते हैं एडम्स के अनुसार कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया कैसे है। तो इन्होंने पहला पोल यानी कि पहला ध्रुव शिक्षक के लिए माना है और दूसरा ध्रुव इन्होंने शिक्षार्थी के लिए माना। क्लियर हो गया। दूसरा जॉन डेवी के अनुसार बात करते हैं कि द्विध्रुवीय कैसे है और तीन ध्रुवीय कहते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाता है तीन ध्रुवीय, यानी कि तीन ध्रुवीय कैसे है? रायबर्न के अनुसार इन्होंने शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बारे में बताया है। फिर हम इसके शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञों के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि मूल्यांकन हमको शिक्षा का करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सीखने की परिस्थितियाँ क्या हैं। बच्चे की सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। फिर बच्चे को देखेंगे कि उसका जो मूल्यांकन किया जा रहा है, उन मूल्यांकन प्रविधियों को जानेंगे और उससे पहले भी जानने की आवश्यकता है कि शिक्षण के लक्ष्य क्या है। जो बच्चा शिक्षण ले रहा है, सीख रहा है, वो किस तरीके से, उसके लक्ष्य क्या हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हो गया कि उसकी सीखने की परिस्थितियाँ कैसी हैं, शिक्षण लक्ष्य क्या हैं उसके। फिर उसके मूल्यांकन जो किया गया है वो विधियाँ क्या है, उनमें कोई किसी प्रकार का पक्षपात तो नहीं हुआ है, इनकी हम कोशिश करते हैं। इन सारी विधियों को जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का मूल्यांकन जो किया गया है वो किस प्रकार किया गया है, कहीं पर पक्षपात तो नहीं किया गया है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बीएड। जो बीएड वाले बच्चे हैं, शिक्षा शास्त्र के जो बच्चे हैं, कि बीएड है क्या। बीएड कोई एक एकेडमिक डिग्री नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स में आता है। और बीएड में हम ये सीखते हैं कि जो हमारा विषय है उसको हमें कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे सिखाना है, ये हम सीखते हैं बीएड में। तो एक परिभाषा मैंने लिखी है, बीएड एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में यह सिखाया जाता है कि शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को उस विषय को कैसे सिखाया जाए, किस विषय को जिसमें वो शिक्षक पारंगत है या वो जिस विषय का शिक्षक है उस विषय को बच्चों को कैसे सिखाएगा, ये बीएड में ट्रेनिंग के टाइम पर सिखाया जाता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि शिक्षा का संक्षिप्त अर्थ क्या है। तो संकुचित अर्थ से हम जानते हैं कि जो हमारी औपचारिक शिक्षा है, कह सकते हैं कि विद्यालय शिक्षा या स्कूली शिक्षा है, या किसी एक निश्चित जगह पर संयोजित ढंग से उसको क्या किया जाता है, शिक्षा ग्रहण की जाती है। जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, महाविद्यालय हो गए, इसमें जो शिक्षा है एक औपचारिक तरीके से, नियमित रूप से, और कह सकते हैं कि एक सुनियोजित, पहले से नियोजित चीज़ों पर उसी पर कार्य किया जाता है। जो एक यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के द्वारा जो पाठ्यक्रम या बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम को तैयार करके और निर्धारित करके दे दिया जाता है, उनके अनुसार हम उसका अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया। और एक परिभाषा है यहाँ पर, मैकेंजी कहते हैं कि व्यापक दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि शिक्षा एक व्यापक तौर पर जब हम देखते हैं तो ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि शिक्षा के कार्य क्या हैं। शिक्षा के कार्य क्या हैं? तो पहला कार्य, इन्होंने कुछ आधार बताए हैं, इन पर हम
कोशिश करेंगे जानने की शिक्षा के कार्य क्या हैं। तो राष्ट्र जीवन में कैसे उपयोगी है, राष्ट्र जीवन के लिए क्या कार्य है। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रीय जीवन में के बाद में मानवीय जीवन में और फिर अन्य महत्वपूर्ण कार्य और सामाजिक कार्य के बारे में जानना कोशिश करेंगे। तो पहला आ जाता है कि राष्ट्रीय जीवन में कैसे उपयोगी है। तो पहला पॉइंट जो दिया है वो राजनीतिक दृष्टि से कैसे है। इसमें राष्ट्र का निर्माण साधन जिससे निम्नांकित रूप से हम जान सकते हैं। तो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है जब हम शिक्षित होते हैं। दूसरा, हमारा राष्ट्र का निर्माण होता है क्योंकि एक हम अच्छे नागरिक बनते हैं शिक्षा लेकर के। दूसरा, आदर्श व श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण किया जाता है शिक्षा के द्वारा। इसलिए शिक्षा यानी कि शिक्षक को निर्माता कहा जाता है। दूसरा देखते हैं राष्ट्रीय जीवन में कैसे उपयोगी है। राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्र का निर्माण का साधन है और मैकाइवर की सबसे अच्छी परिभाषा है जो हम जान सकते हैं कि राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, अर्थात सामाजिक इकाइयों को सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है। तो यहाँ पर कह सकते हैं, इन्होंने कहा है कि यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है, अर्थात यदि सामाजिक इकाइयाँ निर्बल हैं तो राष्ट्र कैसे दैदीप्यमान हो सकता है। तो ये कुछ हमारे कार्य थे शिक्षा के। दूसरा आता है कि सामाजिक जीवन में शिक्षा कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले सामाजिक अनुकूलन होता है, जो हम समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें कैसे अनुकूलन किया जाए, ये हमारी शिक्षा सिखाती है। दूसरा है कि सामाजिक भावना का विकास कैसे हो। जब हम समाज के बीच में रहते हैं, तरह तरह भिन्न भिन्न तरीके के लोग संस्कृति से जुड़े होते हैं, उनके बीच में हम रहते हैं तो उनकी संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है और सीखते हैं तथा उसमें सामाजिक भावना भी उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट आता है आपका सामाजिक कुशलता। यहाँ पर समाज से संबंधित जो हमारी कुशलता है उसके बारे में हम सीखते हैं और जानते हैं। फिर आता है व्यवसाय की योग्यता। शिक्षा के द्वारा हम ये चीज़ों को सीखते हैं कि हमारा जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, तो उसको सही तरीके से कैसे चलाया जाए, उसके लिए कैसे कार्य किया जाए, ये चीज़ सिखाई जाती है। क्लियर हुआ। फिर जीवन की तैयारी। जीवन एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत लंबा सफ़र है जिसको हमको तैयार होना होता है कि जीवन कैसे जीना है, क्योंकि जीवन में जिम्मेदारियां आती घटती बढ़ती रहती हैं, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो इसके लिए हमारी शिक्षा तैयार होती है और शिक्षा तैयार करती है। दूसरा, हम यहाँ पर बात करते हैं कि शिक्षा की महत्वपूर्ण अन्य कार्य भी हैं। यहाँ पर एक परिभाषा दी है विल्माट के अनुसार। विल्माट जी कहते हैं कि शिक्षा जीवन की तैयारी है। बिल्कुल सही कहा है। एक ये कार्य भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है और इसमें कहा शिक्षा जीवन की तैयारी है। बिल्कुल सही बात है, जीवन के लिए हमें तैयार करती है। फिर जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है। शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित तथा अपनी भावी समस्याओं को हल करने के योग्य बनाती है। बिल्कुल सही कहा। जो उसमें क्षमताएं हैं, जो हमारा वातावरण है आसपास का, उनको उसमें समायोजन कह सकते हैं और नियंत्रित एवं भावी समस्याओं को हल करने में बिल्कुल योग्य बनाती है। अब कुछ अन्य कार्य हैं, उनको हम जान लेते हैं कि प्रगतिशील विकास। बिल्कुल शिक्षा के बगैर हमारा विकास नहीं हो सकता है। फिर कहा है कि जन्मजात शक्तियों का विकास। जैसा पहले बताया कि शिक्षा का जो अर्थ है वो यही है कि सीखना और सिखाना। दूसरा, एजुकेटम जो शब्द था तो ई का अर्थ था अंदर से और ड्यूको का अर्थ था आप कहाँ बाहर की ओर। फिर दोनों का अर्थ मिलाकर के हुआ कि जन्मजात शक्तियों का प्रदर्शन करना या अभिव्यक्ति करना। तो वही बताया है कि जन्मजात शक्तियों का विकास होना। फिर शारीरिक शक्तियों का विकास होता है। बिल्कुल हमारा खान पान सारी चीज़ों को हम देख करके एक नियमानुसार चीज़ों का पालन करते हैं। उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। बिल्कुल। और दूसरा कहा है कि शक्तियों का विकास होता है, जो हमारी अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास होता है, जहां हमको शिक्षा सही से एक नागरिक
बनाती है, तो उसमें हम चीज़ों को प्रदर्शन करते हैं कि शक्तियों का विकास कैसे कैसे होता है। दूसरा हमारा संस्कृति मूल्यों का विकास, जिसमें हमारी संस्कृति सभ्यता है, उन चीज़ों को हम सीखते हैं, समाज में रह करके एक अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। दूसरा हमारा वैयक्तिकता का विकास, जिसमें हम कह सकते हैं व्यक्तिगत तरीके से हमारा खुद का विकास होता है, जिसमें हमारे निजी जीवन से संबंधित चीज़ें व निजी आवश्यकताओं से संबंधित चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो दोस्तों, ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी से मिलेंगे हम नए लेक्चर के साथ में। और सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।